देखिए, सबसे पहले मैं इस अटैक पर ही नज़र डालना चाहूँगा, और इस अटैक के अंदर जिस तरीके से आपको पता चलता है कि ये अटैक करीब करीब दिखता है अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ था हमास द्वारा जो किया गया था इसराइल के अंदर, उसके बाद ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान 9 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे मनाता है कश्मीर का। उसके वहाँ पर गिलगिट पीओके के अंदर जो रावलकोट एरिया है वहाँ पर खूब सारे जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट और हमास के टॉप लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। और एक तरीके से इस अटैक को लश्कर ए तैयबा प्लस हमास की जो टेरर आउटफिट्स होती हैं, टेरर एक्ट्स होते हैं, उससे देखा जा रहा है और इस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर टर्की बीच में इसलिए आ जाता है विनम्र, क्योंकि 87 के अंदर हमास बना था। हमास एक सुन्नी मिलिटेंट आउटफिट है या फिर टेरर आउटफिट है एक तरीके से। तो इसको शुरुआत में 87 के अंदर बैक कर रहा था सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया 1990s के अंदर में यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और सऊदी अरेबिया पीछे हट जाता है। और यहाँ पर ईरान जो कि शिया कंट्री है और वो कहता है कि क्योंकि हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और इसको कोई सुन्नी कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं एज अ शिया कंट्रीज को सपोर्ट करता हूँ। और वो दिखाना चाहता था कि देख सकते हैं कि सुन्नियों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सुन्नी ही इस पर सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं एक शिया कंट्री हूँ, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। अब इस बीच दोस्त टर्की भी आ जाता है। टर्की आता है, टर्की कहता है क्योंकि टर्की एक सुन्नी कंट्री है, तो टर्की क्योंकि एक तरफ से आप देखेंगे तो एक तरफ तो ईरान जो कि शिया कंट्री है वो सपोर्ट कर रहा था हमास को, दूसरी तरफ मैं होल्ड करूँ नहीं तो दूसरी तरफ ईरान आ जाता है, दूसरी तरफ टर्की आ जाता है जो कि कहता है कि मैं एक सुन्नी कंट्री हूँ और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमास जो कि एक सुन्नी टेरर आउटफिट है इसको सपोर्ट कर रहा था शिया कंट्री ईरान, और दूसरी तरफ से सुन्नियों की तरफ से सपोर्ट करने लग गया टर्की क्योंकि सऊदी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब टर्की दोस्तों विजन लेकर आता है एक तरीके से, जो आतंकवाद का या फिर इस्लामिक ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसका एक विजन लेकर आता है, जो कि विजन ईरान के पास नहीं था। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक विजन था कि इसराइल को किसी तरीके से टारगेट करो और हमास को पावरफुल बनाओ, या फिर हमास को पावरफुल बनाओ और इसराइल को टारगेट करो। ये ईरान का विजन था। लेकिन टर्की का विजन था कि हमास के जरिए एक ग्लोबल नेटवर्क टेररिज्म खड़ा किया जाए, एक नेटवर्क टेरर ग्रुप को कनेक्ट किया जाए, एक ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी को डेवलप किया जाए जिसके अंदर दादा अगर कोई कहलाए तो वो टर्की कहलाए और वो सुन्नी कंट्री का दादा कहलाए, यानी कि टर्की है। टर्की सुन्नी कंट्री का है और वो उसका दादा कहलाए। अब इन चीज़ों को लेते हुए टर्की सपोर्ट करता है हमास को। खूब सारे आर्टिकल्स आपके सामने इस वक्त आ रहे हैं कि हमास को किस तरीके से टर्की सपोर्ट करता है। टर्की के अंदर खूब सारी ऑफिसेज हैं हमास के और टर्की के खूब सारे एड दी जाती है हमास को, वेपन्स दिए जाते हैं हमास को। हाल ही में 2011 के अंदर देखने को मिला कि टर्की द्वारा खूब सारे ऑफिसेज ऑपरेट होते हैं हमास के टर्की के अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर। $300 मिलियन की उनको एड भी दिया गया, पैसा भी दिया गया और इसराइल ने उनके खूब सारे हथियार भी पकड़े वेस्ट बैंक की तरफ जाते हुए जो कि टर्की की तरफ से आ रहे थे। और टर्की ने इसको क्योंकि और बड़ा करना था तो इसराइल से हटाकर इसको इजिप्ट के अंदर इस्टेब्लिश करवाया। इजिप्ट के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड करके ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसको सपोर्ट करना शुरू करा। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच में भी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में भी टर्की का जो वर्चस्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे करके टर्की डेवलप हो रहा था। लेकिन अब टर्की को मैंने कहा ना कि ग्लोबल नेटवर्क पे जाना था, ग्लोबल नेटवर्क पे टर्की जाना चाहता था। तो टर्की ने क्या देखा, टर्की ने देखा पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है टर्की, क्योंकि पाकिस्तान भी एक सुन्नी कंट्री है, पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है, तो पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो टर्की ने पाकिस्तान को स्टडी करा और देखा कि पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट चलता है इंडिया के साथ। कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे चलता है, कश्मीर को लेके। तो आप जितने भी टर्की के भाषण देखोगे, टर्की के स्पीचेस देखोगे या फिर टर्की के डायलॉग्स देखोगे तो वो कश्मीर के मामले के अंदर पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा। अभी भी हाल ही के अंदर टर्की यही कह रहा है कि बातचीत कर लो, संयम बरत लो। ये नहीं कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान को ये कदम उठाने चाहिए, ये सब नहीं कह रहा है। अब इसी बीच क्या रिपोर्ट आती है, इसी बीच ये रिपोर्ट आती है कि क्योंकि पहलगाम हमला होने के बाद में यानी कि 27-28 तारीख के आसपास ये रिपोर्ट आती है कि टर्किश एयरफोर्स का एक एरोप्लेन है C-130E, वो टर्की के अंकारा से आता है और कराची के अंदर लैंड हो जाता है। रिपोर्ट स्टार्टिंग में ये दावा करने लग जाती है कि यहाँ पर खूब सारे हथियार आए, क्योंकि हर बार की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि हमने आतंकवाद नहीं फैलाया या फिर पहलगाम के अंदर हमारा हाथ नहीं है, उस तरीके से टर्की भी ये कह देता है कि ये जो प्लेन आया था हमारा टर्किश एयरफोर्स का प्लेन आया था, ये रिफ्यूलिंग के लिए रुका था कराची के अंदर, उसके बाद में वापस उड़ जाता है। तो ये उड़ता है तो ये अरेबियन सी की तरफ से होता है, वो उड़ता है। तो ये डॉट कनेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से तो, और इसके हिसाब से कुछ नहीं। दूसरी तरफ ये है कि पहलगाम हमला होने से कुछ हफ्तों पहले माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान के जो कुछ बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि मैं कोट करूँगा भावलपुर जहाँ पे जैश ए मोहम्मद के लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स हैं, पाकिस्तान की एक आर्मी कोर है जो कि राजस्थान के बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स को बैकफायर देती है या फिर सपोर्ट करती है, उनके हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ पर हमास के खूब सारे टॉप लीडर्स जैसे कि खालिद इक्कादमी और मुफ्ती
आजम, बिलाल असलत, मसूद इलियास और असगर खान कश्मीरी, ये सब वहाँ पर देखने को मिले थे, जो कि लश्कर तैयबा से इसका मतलब यहाँ पर मीटिंग्स चल रही थी पहले से ही, और इंडियन इंटेलिजेंस को मेरे हिसाब से यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। और ये वो डॉट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं कि इस हमले के अंदर लश्कर तैयबा के साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ टर्की इनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि टर्की को अब एक ग्लोबल नेटवर्क खड़ा करना है टेररिज्म का, एक ग्लोबल इस्लामिक आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करना है, और वो दिखाना चाहता है। ओपनली फिलहाल वो बता नहीं रहा है। और मैं ये भी एक चीज़ और नोट करना चाहूँगा कि अभी जितने भी डिप्लोमेट्स को बुलाया था विनम्र, उनके अंदर टर्किश डिप्लोमेट कहाँ थे? उनके अंदर टर्किश डिप्लोमेट नहीं थे। दूसरी तरफ भारत जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भारत कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, इसलिए भारत मीटिंग्स कर रहा है, दूसरे डिप्लोमेट्स को बता रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरे देशों की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कम्युनिकेट कर रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को कम्युनिकेट कर रही है, उनको कहना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं और किस किस तरीके से वो इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से टर्की का इस तरीके से यहाँ पर मामला इन्वॉल्वमेंट के अंदर है।